हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। सो वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज हम एग्रीगेट सप्लाई करने वाले हैं। एग्रीगेट सप्लाई करने से पहले थोड़ा एडी को सम अप कर दें। ओके, एडी में ना हमने नहीं पता, देन एडी में ना हमने दो कंपोनेंट्स किए थे, वन वॉज सी एंड वन वॉज आई। ठीक है, वन वॉज सी, वन वॉज आई। सी में हमने किया था कंजम्पशन एंड आई में हमने किया था इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एडी हमने किया था इन टू सेक्टर इकोनॉमी, है ना। हमने कल ये किया था। तो एडी के हमने दो पॉइंट्स किए थे, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। आपको ध्यान होगा हमने कल ये किया था कि सी फंक्शन है इनकम का। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगी, बट द रेट ऑफ कंजम्पशन में इंक्रीज विल बी लेस। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो हमने ली थी दैट वाज ऑटोनोमस। ठीक है ना। तो इसके लिए अगर मैं अब कर्व बनाऊं कंजम्पशन का एंड इन्वेस्टमेंट का, तो पहले कंजम्पशन का बना के देखते हैं। ये तो मैंने आपको कंजम्पशन का कर्व बताया था कि जीरो लेवल पे भी कुछ होगा तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ठीक है मैम। इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस, तो इट्स का मतलब इट विल बी लाइक दिस, है ना। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट प्लीज ध्यान रखना। सपोज करो अगर मैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट 50 लेती हूँ एंड ये भी मैं 50 लेती हूँ, तो एडी का जो कर्व बनेगा वो दोनों को टोटल करके बनना है। ये सी का कर्व है, ये आई का कर्व है। ठीक है, तो यहां पे हमें दोनों को ऐड करके एक कंबाइंड कर्व बनाना है। लेकिन एक और चीज क्लियर करूं, दिस इज नॉट नेसेसरी कि ये हमेशा दोनों चीजें सेम हो, ये भी 50 हो और ये भी 50, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर मैं इस दोनों का एक ही में कर्व बना के दिखाऊं आपको, तो इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, लाइक दिस इज इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज सी, दिस इज इन्वेस्टमेंट, दिस इज सी। मतलब ये दोनों ही 50-50 हैं। 50 इज बोथ फॉर आई ऑल्सो एंड 50 इज फॉर सी ऑल्सो। लेकिन ये कोई रिजिड नहीं है कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा। इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट हो सकता है ऑटोनोमस 50 हो और कंजम्पशन 60 हो। बोथ आर पॉसिबल। ठीक है, बोथ आर पॉसिबल, ये कोई रिजिड रूल नहीं है, क्योंकि बुक्स में ऑलमोस्ट ये फर्स्ट वाला केस बना होता है, तो बच्चे गलत समझ जाते हैं कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो और ऑटोनोमस कंजम्पशन है वो सेम होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो तो एक केस है। ओके, तो जब हम एडी का कर्व बनाएंगे तो वहां पे सी प्लस आई को टोटल करना होगा। What will be the starting point? Will it be the starting point of C? Will it be the same as I? और यह दोनों से ऊपर होगा। मैंने बोला कि अगर मेरे को AD का कर्व बनाना है तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे ऐसा लिया है कि ये I है, ये C है। सो AD का कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट होगा या कहीं और से स्टार्ट होगा। देखो मेरे को AD में C और I दोनों को कंसीडर करना है। C को भी 50 लेना है एंड I को भी 50 लेना है। तो अगर AD होएगा तो वो 50 प्लस 50 हो जाएगा, मतलब इट विल स्टार्ट फ्रॉम अबव कंजम्पशन कर्व। तो ये वाला जो कर्व हमने ऊपर बनाया है ना, ये वाला कर्व, ये वाला, ये AD कर्व है। इस AD में C का भी कंपोनेंट है, I का भी कंपोनेंट है। देखो इसका मतलब क्या है, ये जो ऑटोनोमस वाला पार्ट आ रहा है जीरो पे, इस पे जो आई वाली है आपके ऑटोनोमस वो भी आ गई है एंड सी वाली भी आ गया, मतलब 100 हो गया। उसके बाद वाई इट इज गोइंग लाइक ओनली कंजम्पशन कर्व। ये कंजम्पशन कर्व का ही पैटर्न फॉलो क्यों कर रहा है, ये स्ट्रेट क्यों नहीं गया। बहुत इजी है, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन दोनों का पैटर्न उठाना था एडी ने। इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन, जैसे कि एडी है, दो चीजें हैं सी और आई, एडी को दोनों का उठाना था। जीरो लेवल पे ये दोनों 50 थे, तो इसने जीरो लेवल पे ये वाला जो कंपोनेंट उठाया उसमें सी को भी देखा और आई को भी देखा, मतलब इट इज टेकन एज 100, है ना। यस मैम।
इसके बाद आई में तो कोई इंक्रीज आ ही नहीं रहा, आई इज रिमेनिंग एट 50 ओनली। जो भी इंक्रीज आ रहा है दैट इज ओनली इन कंजम्पशन, है ना, दैट इज ओनली इन कंजम्पशन। इसका मतलब एडी में जो सी और आई, या अगर आई का जो फर्क आएगा वो सिर्फ 0 लेवल पे आएगा, और वो मैंने ले लिया, वो मैंने ले लिया। उसके बाद तो आई में कोई भी इंक्रीज डिक्रीज है नहीं है, तो उसका बिहेवियर कैसे कैरी करेगा एडी? मतलब शुरू में बिहेवियर कैरी करने के बाद एडी विल फॉलो द पैटर्न ऑफ कंजम्पशन, एडी विल फॉलो द पैटर्न ऑफ कंजम्पशन। क्यों? क्योंकि हमने कल भी ये वाला पॉइंट पढ़ा था कि अगर इनकम बढ़ेगी तो सिर्फ कंजम्पशन में इंक्रीज आएगा, इन्वेस्टमेंट विल रिमेन कांस्टेंट। इट मींस एडी पे जो इफेक्ट जा रहा है दैट विल बी ऑफ ओनली कंजम्पशन, इसीलिए ये बिल्कुल कंजम्पशन के तरीके का बना। क्या हमें ये कर्व समझ में आया कि ये ऐसा क्यों बना, ये ऊपर क्यों गया? मैम इस केस में कैसा जाएगा? इस केस में जहां पे, तो यहाँ पे भी ऐसा ही जाएगा, यहाँ पे भी ऊपर से ही शुरू होएगा। क्यों? क्योंकि इसको ये 50 भी लेना है और ये 60 भी लेना है, इसको ये दोनों का लेना है ना। इसका मतलब यहाँ पे भी यही होगा। सो कहने का मतलब है कि एडी का कर्व जो है दैट इज ऑलमोस्ट सेम एज कंजम्पशन का कर्व, द ओनली डिफरेंस इज दैट कि वो ऊपर से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसको आई का भी ध्यान रखना है, वो कंजम्पशन के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर वो कंजम्पशन के साथ स्टार्ट हुआ तो इसका मतलब आई तो 0 है, एडी और सी तुमने बराबर कर दिया, विच इज नॉट पॉसिबल। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। सो दिस इज अ कर्व जो एडी का है। अब कल वाली ना वहां पे एक लाइन लिखी हुई थी, एक बार आपको मैं ऊपर वाला कर्व भी दिखा दूं। ये रहा, हमने ये किया था वाई पे आए, ठीक है, और चलो हम टोटल ही बना लेते हैं। नीचे पहले हम एडी को ही खत्म कर लेते हैं। मैं आपको वो लाइन का मतलब बता दूं ना, फ्लैटर वाला, एग्रीगेट डिमांड का स्केड्यूल, एग्रीगेट डिमांड का टोटल स्केड्यूल। क्योंकि हमने सी और आई को अलग अलग देखा था, इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है, इनकम। इसके बाद यू हैव सेकेंड वाई, वाई के साथ आपको क्या लेना है? फर्स्ट कंजम्पशन 0 लेवल पे भी होएगी विच इज 50, एंड देन हमने 50 का ही इंक्रीज लिया था, 100 एंड देन 150, देन 200, देन 250 एंड देन इट इज 300। 50-50 का हमने इंक्रीज लिया, एंड देन वी हैव आई जो कि मैंने मानी थी कि सेम है, लेकिन आप अलग भी ले सकते हो, आप 60 भी ले सकते हो, ठीक है। तो इट इज ऑटोनोमस सेम, मतलब इस पे फर्क नहीं पड़ रहा। किसका? इस पे फर्क नहीं पड़ रहा, किसका? हमारी इनकम का, ठीक है मैम। नाउ जब हम एडी बनाएंगे तो ये सी प्लस आई बनेगा, है ना। यहाँ पे क्या आएगा? 100, 150, यहाँ पे आएगा 200। आई एम टोटलिंग दिस 2 कॉलम्स, ये है ना। देन 250 आएगा, देन 300 आएगा, एंड देन 350 आएगा। सो अगर अब मैं एडी और वाई को एक ही कर्व पे प्लॉट करूं ना, तो वो वाली लाइन आपको समझ में आएगी कि वो क्या कहती है। ये देखो जरा, इनकम का मतलब नॉर्मली हमने कल क्या माना था? एएस, है ना, एएस इज इक्वल टू इनकम। तो अगर मैं यहाँ पे इनकम ले लूं और यहाँ पे एडी का कर्व बनाऊं, तो इनकम का कर्व विल बी लाइक दिस, इनकम का कर्व विल बी लाइक दिस। लीनियर बना। क्यों बना लीनियर? लीनियर क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे 100 का चेंज आ रहा है। मैम आपने किसके साथ देखा इसको? हम यहाँ पे इसको मान के चलते हैं कि इनकम एंड एएस, एडी एंड एएस को बना रहे हो, ठीक है, बाय, या इसको आप एएस भी बोल सकते हो। इसको हम 45 डिग्री की लाइन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी एएस उतनी ही इनकम। एक बार इसको बना के दिखाती हूँ, वैसे ये आगे का टॉपिक था, एक बार यहीं पे बना के दिखाती हूँ तुम्हें कि ये क्या बोल रहा है। ये कहते आपने बोला था कल कि एएस इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब अगर एएस और इनकम को प्लॉट करोगे, एएस 100 है तो इनकम भी 100 है,
एएस 200 है तो इनकम भी 200 है, अगर ये 300 है तो ये भी 300 है। तो अगर तुम इसको प्लॉट करोगे ना तो इट विल बी लाइक दिस। एएस और वाई बराबर क्यों है? क्योंकि हमारे 3 फेजेस ऑफ जो प्रोडक्शन सर्कुलर फ्लो है उसमें हमने ये पढ़ा था कि एएस एंड वाई जितनी आउटपुट होएगी उतनी ही इनकम होएगी। यस और नो? यस मैम। इसका मतलब एएस एंड वाई दोनों बराबर आएंगे, नहीं भी निकालोगे तब भी बराबर आएंगे दोनों हमेशा। अभी आप आगे जब हम एएस का करेंगे तब आपको ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। एएस एंड वाई बराबर होने के कारण जब आप इसको प्लॉट करते हो तो ये बिल्कुल लीनियर जाती है और ये 90 डिग्री का जो एंगल है ना नीचे, ये इसको बिल्कुल बीच में से काटती है। ये इधर नहीं जाएगी, ये इधर नहीं जाएगी, तभी इस लाइन को हम 45 डिग्री लाइन बोलते हैं, क्योंकि ये बीच में से कट हो रही है, 90 डिग्री के एंगल को बीच में से बाइसेक्ट कर रही है। बात समझ में आई? ठीक है। सो दिस इज योर वाई या एएस, या इसको हम 45 डिग्री वाली लाइन बोलते हैं। ओके। अगर आप इस वाली लाइन के साथ एएस या इनकम वाली लाइन के साथ एडी बनाओगे ना तो कुछ ऐसा बनेगा ये। तो अब आप वो वाली लाइन पढ़ के देख सकते हो। उन्होंने वहां पे ये लिखा था कि जो एडी की लाइन है ना दैट इज फ्लैटर देन 45 डिग्री लाइन। यस, इट इज फ्लैटर। ये देखो, ये वाली लाइन थोड़ी फ्लैटर जा रही है और ये वाली लाइन थोड़ी स्टीपर जा रही है। तो वो उनके कहने का मतलब ये था कि अगर आप एडी और इनकम को एक कर्व के ऊपर प्लॉट करोगे तो एडी का कर्व फ्लैटर जाएगा और इनकम का कर्व थोड़ा स्टीपर जाएगा। यही लाइन वहां पे लिखी हुई थी, एक बार देख लेते हैं। इसके साथ हमारा एडी का टॉपिक खत्म होगा। हमने कर्व भी देख लिया, ये रहा, ये देखो। कहते जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर वाली लाइन है, दे आर सेइंग अबाउट एडी दैट इज फ्लैटर देन 45 डिग्री लाइन, बिकॉज जैसे ही इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस बट बाय लेस देन इंक्रीज इन इनकम। इनकम तेजी से बढ़ रही है लेकिन एडी उतनी तेजी से नहीं बढ़ी, दैट्स वाई उसकी स्पीड स्लो है। स्लो होती है तो वो फ्लैटर हो जाता है। बात समझ में आ गई? यस और नो? एडी का टॉपिक क्लियर हो गया सारा। यहाँ पे कर्व्स नहीं भी बने हुए, यहाँ पे सिर्फ कंजम्पशन का कर्व बना है। मैंने आई का भी बनवा दिया, मैंने एडी का भी टोटल बनवा दिया। यहाँ पे नीचे जाके ना कंबाइंड कर्व बनाते हैं ये एडी एएस का, लेकिन आपको इंडिविजुअली भी पता होना चाहिए कि कर्व कौन कौन से बनते हैं। सी का बनाया, आई का बनाया, एडी का बनाया। एडी इज अ टोटल ऑफ सी प्लस आई। एडी की जो लाइन है दैट इज फ्लैटर देन 45 डिग्री लाइन। बात खत्म। यस और नो? प्लीज आंसर। चलिए फिर आते हैं हम एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर। देखते हैं जरा इसमें क्या करना है आज। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीगेट सप्लाई। हमने कल ये देखा था कि सप्लाई को आप वाई से डिनोट करोगे, क्योंकि आउटपुट देखनी बड़ी मुश्किल है तो हम इसको ना इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। इनकम कौन सा ग्रुप कमाता है? हाउस होल्ड्स कमाते हैं। अगर प्रोड्यूसर भी कमाएगा तो वो हाउस होल्ड अपने घर पे लेके जाएगा। और इनकम के 2 हिस्से होते हैं विच इज सी एंड एस। सी किसका? हाउस होल्ड का। ये दोनों वैसे हाउस होल्ड के हैं, ठीक है। एंड सेविंग्स किसकी? हाउस होल्ड की। दोनों ही है ना। सी एंड एस, कंजम्पशन एंड सेविंग। कंजम्पशन का सारा पार्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है कोई भी, क्योंकि कंजम्पशन इज डन बाय हाउस होल्ड। ऊपर जब आपने सी प्लस आई किया था तब भी सी वॉज रिलेटेड टू हाउस होल्ड। यहाँ पे जब आप एएस कर रहे हो तब ऑल्सो सी इज रिलेटेड टू हाउस होल्ड। व्हेन सी इज रिलेटेड टू हाउस होल्ड तो दोनों में डिफरेंस कैसे हो सकता है ना। तो यहाँ पे सी सेम है, सी को दोबारा नहीं पढ़ना है, मेन बात पढ़नी है एस की। देख लेते हैं जरा। अब आपको बार बार ना इसके स्केड्यूल्स याद नहीं करने, हम एक ही स्केड्यूल पूरे चैप्टर में लेके चलते होते हैं, ठीक है। जैसे इनकम हमने ऊपर ली थी ये 100, 200, 300, 400, ठीक है। देन आपने कंजम्पशन ली थी ऑटोनोमस कंजम्पशन के साथ 50, यहाँ पे आया 100 एंड यहाँ पे आया 150, 200, 250, ठीक है। इतना तो याद है, ये तो हमने ऊपर ही कर लिया था। अब इसी को यूज करके यू विल फाइंड आउट एस।
कैसे? हमने ना एक पॉइंट बोला था बार बार, इनकम बढ़ रही है लेकिन कंजम्पशन उस स्पीड से नहीं बढ़ी। इट मींस इनकम ना 200 है लेकिन कंजम्पशन 150 है, बाकी पैसा कहाँ गया? वहां हम इसलिए बात नहीं कर रहे थे क्योंकि वी वर ओनली टॉकिंग अबाउट एक्सपेंडिचर, कि खर्चा कहाँ हो रहा है, इसलिए हमने बाकी पैसे को देखा ही नहीं था कि कहाँ गया। जैसे अगर आप इस पार्ट को देखो, 200 की आपकी इनकम है और 150 का आपका क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बाकी पैसा क्या गया? बाकी पैसा घर वालों ने सेव किया होगा। तो नाउ यू विल हैव टू फाइंड आउट कि सेविंग्स कितनी है। फर्स्ट पॉइंट पे कैसे निकलेगा? इनकम में से अगर आप कंजम्पशन वाला खर्चा माइनस कर दोगे, आपको हाउस होल्ड की सेविंग पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो 0 में से 50 माइनस 50, ये क्या है, ये बताओ, ये क्या है माइनस 50, ये पॉइंट क्या है? माइनस 50 का मतलब क्या हो गया? माइनस 50 का मतलब है नो एडिशनल सेविंग्स, उल्टा पिछली सेविंग्स को भी कम कर दिया। कोई पीछे मदर फादर की कोई सेविंग्स पड़ी होती है, उन्होंने उसमें से निकाल के दिया, नो एडिशनल सेविंग्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें यस, तो ये पार्ट है डिस सेविंग का। डिस सेविंग का मतलब उल्टा ऑफ सेविंग्स, ऑपोजिट ऑफ सेविंग्स। सेविंग नहीं की प्लस होता ना फिर तो, है ना। चलो अब ये नॉन, हाँ बोरिंग भी बोल सकते हो। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम कंजम्पशन के बराबर है, इनकम कंजम्पशन के बराबर है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, पुरानी वाली। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट जहां पे इनकम और आपकी सेविंग्स, इनकम और एडी या खर्चा बराबर है। इस पॉइंट पे क्या होगा ये बताओगे आप लोग? नो ब्रेक, हाँ सही है, यस मैं इक्विलिब्रियम समझ रही। नो, आपको इसको बोलना है व्हेन इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन या सेविंग 0 है। जब इनकम और कंजम्पशन, इसमें अगर आप इसको, उनकी ऑलमोस्ट एडी में सी का ही कंपोनेंट होता है, तो अगर मैं इसको सी का कर्व लेके चलूं तो ये जब ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो ये कौन सा पॉइंट है? डोंट टेक इट एज इक्विलिब्रियम। कई बच्चे समझते हैं कि दो चीजें बराबर आने पे ना इक्विलिब्रियम आ जाता है, और हमारे पास दो चीजें बराबर आ गई हैं तो इक्विलिब्रियम आ गया। नो, इक्विलिब्रियम में हमारी जो कंडीशन थी दैट वाज एडी एंड एएस। और चलो ठीक है, मैं एएस को तो वाई से डिनोट कर दूंगी, लेकिन एडी का कंपोनेंट सी प्लस आई है। यहाँ पे वाई सिर्फ सी के बराबर हो रहा है, वाई सी प्लस आई के बराबर नहीं हो रहा। दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। बहुत बड़ी यहाँ पे एक दिक्कत आती है बच्चों को, जो बराबर आता है ना वहां पे उसको लिख देते हैं इक्विलिब्रियम। नो, दिस इज बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, व्हेन देयर इज 0 सेविंग्स। जब सेविंग्स 0 होंगी यू विल से दैट इज अ पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, नॉट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अभी मैं इसकी कंबाइंड डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगी। चलो यहां पे आया 50, 200 माइनस 150, देन यू हैव 100, देन यू हैव 150। ठीक है, ओके मैम। अब आपको इसका अगेन, जैसे कि हमने कल किया था, हम इसका एक कंबाइंड, यस इट इज ब्रेक इवन पॉइंट, हम इसका एक कंबाइंड कर्व बनाते हैं। ठीक है, इसका y का, c का, s का। वैसे तो हमें मेजर तो s का चाहिए, चलो हम इकट्ठा ही बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएगी आपकी इनकम लेवल और यहाँ पे आप कंजम्पशन या सेविंग्स को प्लॉट करोगे। ठीक है मैम, ओके। कंजम्पशन का कर्व हम सबको पता है कि ऐसे जाता है, इनकम का कर्व हम सबको पता है कि ऐसे जाता है। मैम ये तो सेम ही बन गया जैसे ऊपर बनाया था। हाँ सेम ही तो बनेगा, सिर्फ फर्क ये है कि एडी का कर्व ऊपर जाएगा यहाँ पे, बस इतना सा फर्क था। लेकिन हमें यहाँ पे एडी नहीं चाहिए तो मैं अभी इसको इरेज कर रही हूँ वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि कंफ्यूज मत करना कि मैम ऊपर भी आपने यही बनाया था, यहाँ पे भी वो एडी था, ये कंजम्पशन बनाया, दोनों का कर्व तो सेम ही होता है ना, सिर्फ ऊपर से स्टार्ट होता है। ओके,
Now very important point, what will be the starting point of savings? What will be the starting points of saving? मतलब ये जीरो है, इतनी तुमने ऑटोनमस कंजम्पशन की, what will be the starting point of savings? एक पॉइंट जरूर देखना, जितनी तुमने जीरो लेवल पे ऑटोनमस कंजम्पशन की होगी, मतलब जितना तुमने हाउस होल्ड ने, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोड्यूसर कि जीरो पे मैम इन्वेस्टमेंट भी तो की थी, ये हम सारा किसका देख रहे हैं? सिर्फ हाउस होल्ड का देख रहे हैं। तो यू आर ओनली कंसर्न्ड विद हाउस होल्ड कि जीरो लेवल पे जितनी उसने कंजम्पशन की थी, जितना उसने खर्चा किया, आमदनी थी नहीं खर्चा रुपया, वो वाली बात हो गई। तो आमदनी कम थी खर्चा ज्यादा हो गया, तो जितना तुमने खर्चा ज्यादा किया होगा वही हमेशा उतना ही तुम्हारी डिस सेविंग होगी। इट मींस ये पक्का होगा कि ए या ऑटोनमस कंजम्पशन इज ऑलवेज इक्वल टू डिस सेविंग। जितना पॉजिटिव का उतना ही नेगेटिव का, जितना तुमने जीरो लेवल पे खाया उतना ही तुमने लोन लिया होगा। इट मींस यहां पे जितना ऊपर, जैसे ये 50 ऊपर है पॉजिटिव का, उतना ही तुम्हें नीचे आना पड़ना है, ज्यादा या कम नहीं कर सकते तुम लोग। कई बच्चे क्या करते हैं, ऊपर इतना होता है नीचे इतने से शुरू करते हैं, गलत हो जाएगा तुम्हारा कर्व। ये वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन सेम होना चाहिए, जितना ऊपर पॉजिटिव उतना नीचे नेगेटिव। बाय मैम, जीरो लेवल पे जितना खर्चा किया उतना ही तो लोन लिया है, अगर ज्यादा लोन लिया तो बाकी का पैसा कहाँ गया, तुम शो कैसे करोगे? बात खत्म, ठीक है ना। यस, नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट होगा। सो यहां से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है एंड इट विल गो लाइक दिस, इट विल गो लाइक दिस, ठीक है। एक ये पॉइंट जरूर देखना आप लोग, ये वाला, दिस इज द कर्व ऑफ सेविंग्स। क्यों? देखो स्टार्ट हुआ नेगेटिव एक्सिस से, उसके बाद बढ़ ही रहा है, -50 से जब जीरो हुआ, इसका मतलब क्या है पहले ये बताओ। -50 से यहां पे था, मैं इसको ना ग्रीन डॉट से शो कर रही हूं, -50 फिर जीरो। जब ये -50 से जीरो हुआ, इसका मतलब क्या है? सेविंग बढ़ रही है या सेविंग कम हो रही है, ये बताओ। जब आप -50 से जीरो पे गए, इसका मतलब क्या है? कई बच्चे सोचते हैं सेविंग तो जीरो ही है, बढ़ी कैसे? अरे पहले तुम नेगेटिव पे थे, अब तुम पॉजिटिव पे आ गए हो, चाहे जीरो पे हो। माइनस, मैं बोल रही हूँ कि पहले तुम्हारे नेगेटिव में जा रहा था कुछ, अब तुम जीरो पे आ गए, तो तुमने कुछ इंक्रीज ही किया होगा ना। कितना? 50 का। कैसे पता चला? यस, इंक्रीज हो रहा है। कैसे पता चला? कैसे निकाल लोगे इसको? मैं डिस सेविंग वाला ना वर्ड रब कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखानी है मेरे को आपको। इसको ऐसे देखेंगे ना, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड, तो इनडायरेक्टली ये क्या बन गया? माइनस माइनस प्लस हो गया, तो जो नेट इफेक्ट आया वो तो 50 का ही आया ना। फिर अगेन 50, फिर अगेन 50, फिर अगेन 50, मतलब चेंज सेम आ रहा है। तो इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद भी इंक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग अपवर्ड। बात समझ में आई? सेविंग्स इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ इनकम। आप ध्यान दो, सेविंग्स इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ी, कंजम्पशन भी बढ़ी, लेकिन कंजम्पशन की स्पीड कम थी, बाकी पार्ट कहां गया? सेविंग्स। तो दोनों को मिलके इनकम बन गई। इसका मतलब इनकम और सेविंग्स का भी जो रिलेशन है दैट इज पॉजिटिव। इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ाओगे, लेकिन कंजम्पशन उस स्पीड से बढ़ नहीं रही, तो बाकी का पैसा सेव होता जाएगा, तो सेविंग विल ऑल्सो गो ऑन इंक्रीजिंग। अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे लीनियर लाइन लगाई है। लीनियर क्यों लगाई? स्लोप निकाल के दिखा देती हूँ। स्लोप का फॉर्मूला डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई। डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई कैसे आया? सेविंग्स आई वॉज कंसिडरिंग ऑन वाई एक्सिस एंड इनकम ऑन एक्स एक्सिस, so डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, चलो कैसे निकलेगा? तो मैंने ये चेंज ऑलरेडी निकाल के रखा है, डेल्टा एस ऑलरेडी निकाल के रखा है। 50 डिवाइडेड बाय 100, 50 डिवाइडेड बाय 100, 50 डिवाइडेड बाय 100, 50 डिवाइडेड बाय 100, मतलब इट इज कमिंग आउट टू बी सेम, विच इज 0.50।
आया ना लीनियर, आया ना लीनियर, तो तभी मैंने इसको स्ट्रेट लाइन बनाया था। बात समझ में आई। फिर यहाँ पे हमने इस स्लोप को, जैसे कि हमने कंजम्पशन की स्लोप को भी एक नाम दिया था, हम सेविंग की स्लोप को भी एक नाम दे देते हैं। क्या नाम आएगा बताओ? बिकॉज वी आर कंसिडरिंग चेंज हेयर, चेंज, तो क्या नाम आएगा? इट विल बी एमपीएस, विच इज मार्जिनल propensity to save. What is marginal propensity to save? It is a relation between savings, change in savings over change in income. जब आप ये निकालते हो तो आपके पास आएगा MPS. Yes, it will be MPS, क्योंकि चेंज को हम MPS में निकालते हैं। तुम्हें एक चीज दिख रही है, एक चीज तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, मेरे बोलने से पहले अगर किसी को पता चले रिगार्डिंग MPS, चलो देखते हैं, तुमने कोई चीज को ऑब्जर्व किया यहाँ पे? अभी मैं बताऊंगी, बट आप बताओ। सेम आ रही है, ये तो पता है मेरे को। एक और चीज रिगार्डिंग एमपीएस, कोई भी। मैम एमपीएस ना एमपीसी के बराबर आ रहा है इस केस में। हमने ऊपर ना, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे ऊपर वाला ही स्केड्यूल उठाया है कंजम्पशन का, तो ऑब्वियसली ऊपर के साथ आप रिलेट कर सकते हो। हाँ हाँ, सही, बिल्कुल सही क्वेश्चन उठाई है, बिल्कुल सही। आपको याद है हमारी कल ना एमपीसी भी 0.50 आ रही थी। यस, मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर ज़्यादा ऊपर ना हुई और हमें दिख गई तो। ये रही। मैंने वही वाला स्केड्यूल उठाया, इसलिए आप इसको रिलेट कर सकते हो। ओए नहीं, एमपीएस कैन बी नेगेटिव, ओए नहीं, ये पॉइंट नहीं, अभी हम बिहेवियर की बात नहीं कर रहे हैं। एमपीसी भी 0.50 आ रही थी और एमपीएस भी 0.50 आ रही है। मैम इसका मतलब है कि दोनों बराबर होते हैं? ना, ये जरूरी नहीं है। ये इससे इंटरप्रिटेशन मत निकालना कि दोनों बराबर होते हैं, ना। इससे इंटरप्रिटेशन ये निकालनी है कि दोनों का सम एक होता है। इसका मैम मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारी 1 रुपए से इनकम चेंज हुई है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मार्जिनल, है ना, तो वी विल टॉक अबाउट ओनली चेंज वाले कंसेप्ट। अगर तुम्हारी 1 से इनकम चेंज हुई है और उसमें से तुम 50 पैसे का खा गए, यही निकला था ना कल कि 50 पैसे का खा रहे हो, 50% का खा रहे हो, तो बाकी बैलेंसिंग फिगर ये निकलेगी सेविंग की। एक आधी और एग्जांपल लेके चलते हैं, इसको ही मैं करेक्ट करती हूं। चलो, अगर तुम्हारी चेंज इन इनकम 1 है, ऊपर वाले डाटा को छोड़ दो, मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देके बता रही हूं कि तुम्हारी एमपीसी 0.80 निकली, मतलब जब भी 1 रुपया बढ़ेगा तो तुम 80 पैसे का खा जाओगे, तो बाकी किधर जाएगा? बाकी सेविंग में जाएगा। मैम ये हमेशा सेम होते हैं? हाँ, क्योंकि हमने एमपीसी को कांस्टेंट माना था ऊपर, तो ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर भी कांस्टेंट हो जाएगी। इसको तुम एक और तरीके से देख सकते हो, अगर पॉइंट से समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला एमपीसी एंड एमपीएस इज ऑल्सो ऑलवेज इक्वल टू 1, तो मैं चलो 100 के बराबर लेके चलती हूँ, ठीक है। 100 से तुम्हारी इनकम बढ़ी, उसमें से तुम 80 का खा गए, बाकी 20 का सेव करोगे ना। तो बस वही इन्होंने इसको 1 के साथ किया है, इन्होंने हर एक चीज को 100 के साथ डिवाइड कर दिया। ये देखो, ये नहीं जरूरी कि 0. ये दोनों सेम आएंगे, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने एमपीसी 0.50 मानी थी, तो बैलेंसिंग तो हमेशा 0.50 ही रहेगी ना, इसलिए आ रही है यहाँ पे। तो ये बहुत चीज देखनी जरूरी है कि एमपीसी एंड एमपीएस ऑलवेज इक्वल टू 1 रहेगा। मतलब आपकी इनकम जितनी चेंज हुई है ना, आप उससे ज्यादा की कंजम्पशन या सेविंग नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू लाइक दिस कि हाँ 1 से इनकम बढ़ी, 50 का खा के चलो 60 सेव करते हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल? दिस इज नॉट पॉसिबल। बैलेंसिंग फिगर कोई सेव करोगे ना। सो एमपीसी एंड एमपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। क्या ये पॉइंट समझ में आया? अभी पॉइंट समझ में आ गया, ये वाला बहुत जरूरी था। देन
हमने एमपीएस के बारे में पढ़ लिया। अगर आपको ध्यान होगा कल हमने एपीसी पढ़ा था, तो सिमिलरली वी विल स्टडी हियर एपीएस ऑल्सो। एपीएस मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज। यहां पे हम ये देख रहे थे कि कितनी तुमने चेंज इन इनकम की और उसमें से कितना सेविंग किया। यहां पे एस ओवर वाई का कंसेप्ट लगता है कि अब तक की इनकम में से टोटल सेविंग कितनी थी, एस ओवर वाई करना है। जैसे कि देखते हैं जरा, पहला तो आप छोड़ सकते हो, चलो नेगेटिव में ही आएगा, छोड़ दो इसको। फिर 0 डिवाइडेड बाय 100, नाउ यू हैव टू डू दिस, एस ओवर वाई। कहने का मतलब है, अगर मैं इसको यहां पे लिखे दिखाऊं, सेविंग्स आर 0, इनकम इज 100। इसका मतलब अभी तक कमाया 100 था और कंजम्पशन सेविंग्स की 0, और सही भी आ रहा है। हमने अभी तो निकाला था ब्रेक इवन पॉइंट, ये देखो मैम कहां गया पैसा, तुमने 100 कमाया था, तुम 100 ही खा गए थे। दिख रहा है तुम्हें ये पॉइंट, दिख रहा है, ये देखो, जो तुमने कमाया तुम सारा खा गए, बचेगा क्या। सही आ रही है हमारी एपीएस, मतलब एपीएस कैन बी 0, है ना, एपीएस कैन बी 0। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एस ओवर वाई, तुमने सेविंग की 50 की एंड तुम्हारी इनकम थी, ये रहा, सेविंग की 50 की, इनकम थी 200 की, तो अगर इसको निकालोगे इट विल कम आउट टू बी 0.25 एंड सिमिलरली 0.33, 0.38, ऐसी कुछ फिगर्स निकल के आएंगी एपीएस की। बात समझ में आई। एपीएस में हम क्या कर रहे हैं, हम टोटल इनकम में से देख रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट चेंज। चेंज होता कि अगर मैं ये देखती कि हाँ 100 रुपए बढ़ा तो उसमें से कितनी सेविंग की, है ना, ये होता चेंज। लेकिन मैं टोटल का कंसेप्ट लगा रही हूं, अभी तक कितना कमाया उसमें से कितना सेव किया, तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। पहले ये बताओ यहां तक क्लियर, कोई डाउट, फिर हम एपीएस के बारे में एक दो बातें और करते हैं। जल्दी से बताओ, सभी बताएंगे, सभी के सभी। यहां पे अगर तुम्हें एक चीज दिख रही हो, इसकी ऑब्जर्वेशन है, इसकी इंटरप्रिटेशन है, दैट इज एपीएस इज इंक्रीजिंग। दिख रहा है ना तुम्हें, पहले तुमने 0 किया, फिर 0.25, फिर 0.33, फिर 0.38, और अगर तुम ऊपर वाले कर्व को देखो जहां पे हमने एपीसी निकाली थी, और यहां पे मैंने लिखा था एपीसी इज फॉलिंग, यहां पे देखो क्या निकल रहा था, पहले निकल रहा था 1, कौन से लेवल पे, 100 लेवल पे, 100 लेवल पे एपीसी निकल रही थी 1, एंड 200 पे 0.25। इसकी भी नीचे दिखाती हूं मैं आपको बात, इसका भी जादू देखते हैं हम। ये देखो एपीसी यहां पे छोड़ दो, यहां पे 1 आ रहा था, यहां पे 0.75 आ रहा था, आगे 0.67 आ रहा होगा, ठीक है। हमने ऊपर ये देखा था कि एपीसी इज फॉलिंग बट एपीएस इज इंक्रीजिंग। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, बड़ा जेन्युइन सा रीजन है इसका। आपकी इनकम है, आप इनकम के 2 हिस्से कर रहे हो, या तो कंजम्पशन या तो सेविंग, है ना, आप इनकम के 2 हिस्से कर रहे हो। इसको मैं आपको लिख के दिखाती हूं, इसको इरेज कर दूं 2 मिनट। चलो, मैंने बोला कि अगर हम एपीसी का कंसेप्ट देखते हैं तो ये फॉर्मूला लगता है, इधर से फॉर्मूला लगता है ये। तो अगर ये वाली रेशो फॉल कर रही है और ये वाली रेशो इंक्रीज कर रही है तो बिल्कुल सही है। क्यों, इनकम में से कंजम्पशन डिक्रीज कर रही है, इनकम में से कंजम्पशन का हिस्सा डिक्रीज कर रहा है, यही ये रेशो बता रही है ना। अगर इनकम में से कंजम्पशन का हिस्सा डिक्रीज कर रहा है तो सेविंग्स का तो हिस्सा बढ़ेगा ना। तो इसलिए क्योंकि कंजम्पशन का हिस्सा गिरता है एपीसी फॉल करती है।
टोटल इनकम में से सेविंग्स बढ़ती हैं, इसीलिए एपीएस इंक्रीज करती है। एंड एक और चीज अगर यहां से और इंटरप्रेट करो, इनका भी टोटल 1 ही बन रहा है, ये भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों मैम? तुमने अब तक कमाया 1 रुपया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चेंज नाउ, तुमने अब तक कमाया 1 रुपया, इनकम थी तुम्हारी 1, उसमें से अब तक का तुम्हारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 0.75 है टोटल। अगर मैं ये वाला डाटा उठाऊं, टोटल खर्चा, तो बाकी बचा हुआ ही सेव करोगे ना, ज्यादा कैसे हो सकता है? ऐसा थोड़ी है तुमने 1 रुपया अभी तक कमाया, 0.75 खा गए और 0.50 की सेविंग होगी, लोन लेके थोड़ी सेविंग्स करोगे, बचा हुआ पैसा ही सेव होएगा हमेशा टोटल का। इट मीन्स MPC and MPS are equal to 1 and APC plus APS is always equal to 1। पॉइंट समझ में आया या नहीं? हमें APS के बारे में पता चला कि क्या हो रहा है, APS क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि सीधी सी बात है, न्यूमरेटर बढ़ेगा, सेविंग्स बढ़ेंगी तो रेशो भी बढ़ेगी। एपीसी क्यों फॉल कर रही थी? क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि जो न्यूमरेटर है वो छोटा होता जा रहा है इन कंपैरिजन टू द डिनोमिनेटर, तो अगर हम रेशो के हिसाब से देखेंगे तो वो फॉल करती जाएगी, बात खत्म। क्लियर हो गया? यहां तक बिल्कुल ओके? 2-4 बच्चे ही रिप्लाई करते हो यार, बाकी के सो जाते हो क्या? चलो, ये हो गया हमारा ADAS। एक बार आपको दिखा दूं जरा, AS की शक्ल दिखा दूं नोट्स में से। चलो देखो जरा, फिर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं। ये टोटल प्रोडक्शन है और इनकम जनरेटेड है, ये 45 डिग्री लाइन है, मैंने आपको बता दिया वाई AS की लाइन को 45 डिग्री लाइन बोलते हैं, क्योंकि AS इज इक्वल टू इनकम। तो अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो बिल्कुल लीनियर जाएगा, थ्रू द ओरिजिन में से जाएगा, इनकम इज आइदर कंज्यूम्ड और सेव, सारे पॉइंट्स 45 डिग्री लाइन के ऊपर, ये इस लाइन की बात कर रहे हैं। ये आपको ये बताना चाह रहा है, इट इंडिकेट दैट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू एग्रीगेट आउटपुट। एग्रीगेट एक्सपेंड दैट इज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल मेजर्ड ऑन वर्टिकल एक्सिस दैट इज C प्लस I इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल मेजर्ड ऑन। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि ऑल द पॉइंट्स ऑन 45 डिग्री लाइन इंडिकेट दैट एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट आउटपुट या इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट आउटपुट। सो कहते हैं जो वेरिएबल मेजर्ड हो रहा है वर्टिकल एक्सिस के ऊपर, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लो वरना इसमें आपको कंफ्यूजन रहेगी। C प्लस S दैट मीन्स AS को जब तुम डिनोट करोगे, इट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल मेजर्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज इनकम। हम क्योंकि AS एंड इनकम को बराबर कर रहे हैं इसलिए इसको आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, क्योंकि अगर C प्लस I और इनकम को करने लगोगे तो वो तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ जाएगा। थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी इसकी सही कर लो, ओके। इनकम ये हमें पता है कि AS इज इक्वल टू C प्लस S। फिर सेविंग फंक्शन पे आ जाओ, सेविंग्स किसके ऊपर डिपेंड करती है, मैंने अभी आपको बताया, सेविंग्स इनकम का फंक्शन है। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? इंटरसेप्ट का देखो, आपने यहां से स्टार्ट किया था ना, तो ये बोल रहे हैं जहां से आपका कर्व स्टार्ट होता है ना, ज्वाइन होता है, इसको आप इंटरसेप्ट बोलते हो। क्योंकि ये नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है तो इसको हमने नेगेटिव इंटरसेप्ट बोला। देखो इसको किससे डिनोट किया बताओ, -A से क्यों डिनोट किया? कहते ये वाला जो हिस्सा है ना वो -A है, बताओ क्यों किया? क्योंकि जितना ऊपर A उतना ही नीचे माइनस है, इसलिए इसको किया। लेवल ऑफ सेविंग एट 0 लेवल एट कंजम्पशन टू A ऑफ डिस्पोजेबल इनकम एट कंजम्पशन इक्वल टू A। When we represent the theory of consumption income relationship, it also implicitly establishes the savings income relationship। इस लाइन का मतलब समझो, कहते जब आप कंजम्पशन और इनकम का रिलेशन देखते हो ना तो ऑटोमेटिकली सेविंग और इनकम का भी निकल आता है। क्यों? मैंने अभी तो बताया, इनकम और कंजम्पशन का स्केड्यूल है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट सेविंग्स वाला ऑल्सो। बचा हुआ पैसा जाएगा ना सेविंग्स में, पढ़ के देखो क्या लिखा है।
व्हेन वी रिप्रेजेंट द थ्योरी ऑफ कंजम्पशन इनकम रिलेशन, जब हम इनकम और कंजम्पशन का रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो ये दो का, इसका और इसका, इनकम और सेविंग्स का ऑटोमेटिकली निकल के आ जाता है। सेविंग्स भी कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम का ही फंक्शन है। तो ये आपको एक शेड्यूल दिया है, आप इसको जो हमने किया आप उससे के हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है। फिर इन्होंने एमपीएस निकाला है। एमपीएस स्लोप है, ठीक है, और इसको ना ये डिनोट 1 - b से करते हैं। क्यों? आपको याद है कल ना हमने कंजम्पशन का एक फंक्शन किया था जिसमें मैंने आपको कुछ ऐसे करवाया था, b वॉज डिनोटेड बाय एमपीसी, और अभी मैंने आपको एक इक्वेशन लिखवाई है, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। व्हेन एमपीसी इज डिनोटेड बाय b, तो बताओ जरा एमपीएस की क्या इक्वेशन बन गई? 1 - b तो बनी, b इधर आ गया, इसलिए इसको 1 - b से डिनोट करते हैं। ये रहा फॉर्मूला, फॉर्मूला तो वही उठाया, डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई। फिर इन्होंने यहाँ पे ये लिखा कैन बी लेस देन यूनिटी, एक से कम हो सकती है, हमने अभी तो देखा। इक्वल टू यूनिटी भी हो सकती है, ठीक है, बट ग्रेटर देन जीरो, हमेशा जीरो से ज्यादा होएगी। इक्वल टू भी हो सकती है, ठीक है। इक्वल टू ये इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि ये मान के चलते हैं कि हमेशा कुछ पार्ट तो सेव रहेगा ही रहेगा, कुछ पार्ट एडिशनल इनकम में से सेव रहेगा ही रहेगा। आप एक बार शेड्यूल देखो जरा, जहां पे हमने एमपीसी कैलकुलेट की है। ओके, दे आर टॉकिंग अबाउट एमपीसी। एमपीसी का फॉर्मूला अगर हम लगाएं, ये एमपीसी की ही बात कर रहा है या एमपीएस की बात कर रहा है? एमपीसी दोनों का सेम ही होता है वैसे तो। चलो यहाँ पे अगर हम देखें, ये रहा हमारा एमपीएस। आप यहाँ पे ये देखो कि एमपीएस हमारी 1 से कम आई है, ठीक है। एमपीएस कैन बी इक्वल टू 1 ऑल्सो, बताओ कैसे? एमपीएस कैन बी इक्वल टू 1 ऑल्सो, क्यों? हाँ अभी दिखा देती हूँ। इनकम है 0, 100, 200, कंजम्पशन सेविंग, यहां पे हमने किया 50 एंड यहां पे हमने किया -50। आई एम सेइंग एमपीएस कैन बी इक्वल टू 1 ऑल्सो। इट मीन्स तुम्हारा चेंज इन इनकम आया 100 और चेंज इन सेविंग्स भी आएगा 100। यस, वो सारी सेव कर ली। ये देखो, मतलब मैंने एडिशनल इनकम, कंजम्पशन जीरो नहीं, गलत है, कंजम्पशन जीरो कैसे होएगी? डेल्टा कंजम्पशन जीरो है, ये देखो डेल्टा कंजम्पशन जीरो है। इसका मतलब जितना सारे का सारा पैसा आया था वो मैं सेविंग्स में ले गई। सो एमपीएस कैन बी इक्वल टू 1 ऑल्सो। हम 1 से कम लेते हैं क्योंकि हमने एमपीसी को कुछ ना कुछ मानना हुआ है, ठीक है ना। डेल्टा कंजम्पशन बोलोगे आप, यस, चेंज इन कंजम्पशन जीरो बोलना है आपको, ठीक है। अच्छा, एमपीएस जीरो भी हो सकती है, एमपीएस जीरो भी हो सकती है, कैसे? उल्टा कर लो इसका, 100, 200, कंजम्पशन 50, सेविंग -50। ये सारे का सारा पैसा जो एक्स्ट्रा आया था वो तुम कंज्यूम कर गए, तो ये तो सेम रही, है ना, ये तो सेम रही, कोई चेंज ही नहीं आया, चेंज इज जीरो। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। पॉसिबिलिटीज लिखी हुई हैं, ऐसी सेम आपको एमपीसी की भी देखनी है, ओके, ठीक है। यस, चलिए, सारी इनकम खर्च कर दी, बिल्कुल सही। देन सेविंग इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। यस, कहते सेविंग्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे सेविंग्स बढ़ेंगी, बिकॉज जो एमपीएस है वो पॉजिटिव है, एमपीएस है वो पॉजिटिव है, दैट इज सेविंग इंक्रीज एज इनकम इंक्रीजेज। देन यू हैव एपीएस। एपीएस का कंसेप्ट इन्होंने सिंपल बताया कि इसका फॉर्मूला ये है। आप थोड़ा सा इसकी डायग्राम को देखो, क्या ये समझ में आता है हमें? जस्ट वेट, ओके।
ओके, तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हमने अभी यही वाली डायग्राम की, कौन सी, ये देखो, इनकम C प्लस एस कर दिया ना, इन्होंने इनकम AS के बराबर कर दी ना। ये वाली लाइन को इन्होंने किसके साथ डिनोट किया, 45 डिग्री लाइन के साथ। और ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट, ये देखो, सिर्फ कंजम्पशन, नॉट AD। ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला, ये है आपका BEP। इन्होंने दोनों कर्व्स को अलग अलग डायग्राम में बनाया जो हमने एक में बनाई थी, ठीक है ना। ये देखो, जहां पे सेविंग्स बराबर हो रही है, जहां पे सेविंग्स बराबर हो रही है, वहीं पे आपका ये वाला पॉइंट निकलेगा। तो अगर आप ध्यान दो, जितना यहां पे पॉजिटिव उतना यहां पे नेगेटिव। ये वाले पार्ट में बहुत ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट, ये देखो, यहां पे क्या हो रहा है, इस वाले पार्ट में योर कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, है ना, दिख रहा है आपको, कंजम्पशन का पार्ट ऊपर है इनकम से। इसका मतलब इनकम लेवल कम होएगा, कंजम्पशन ज्यादा होएगी। इसका मतलब देखो डिस सेविंग जारी होएगी, मतलब तुम पुरानी सेविंग्स में से खर्चा कर रहे होगे, तुमने इसको अल्टरनेटिवली देखना है ऊपर नीचे। फिर उसके बाद जब तुम्हारा ये वाला पार्ट आया, ये वाला, मैं इसको किसी और से करती हूँ, ये वाला, इस पार्ट में क्या हो रहा है, इस पार्ट में योर इनकम इज बिकमिंग मोर देन कंजम्पशन। इनकम ज्यादा हो गई, कंजम्पशन कम हो गई, तो बाकी का पार्ट तुमने क्या करना शुरू कर दिया, सेविंग, तो सेविंग पॉजिटिव हो गई। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कर्व। एज लॉन्ग एज इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट लेस देन इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी, अभी ये नहीं पता चलेगा कि ये क्या है, ठीक है, ये हम अगले वाले उस पर करेंगे, अगले वाले टॉपिक में करेंगे, व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी। क्या यहां तक क्लियर हुआ? क्या AS का टॉपिक हमें क्लियर हो जाता है? इक्विलिब्रियम का टॉपिक आज हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहीं तक अच्छे से स्टडी करके आना है AD और AS को, ताकि हम अगले लेक्चर में इक्विलिब्रियम का टॉपिक स्टार्ट कर सकें। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।